भले ही देखो अभी जो ब्लड लाइन का रियूनियन है वो उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से हम चाहते हैं, लेकिन फोटो में तो भाई जो वाइब है वो तगड़ी वाली आ रही है। रोमन रेंस ने खुद ये पोस्ट करी अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे देख सकते हो भाई ये वो पुरानी वाली फोटो की तरह काफी सिमिलर नहीं लग रहा। मतलब पुरानी बहुत सारी फोटोज जो ब्लड लाइन ने पोस्ट की हैं, बस हाँ यहाँ पे एक कमी लग रही है थोड़ी सी वाइज मैन की और शायद सैमी जेन की भी, जो कि ऐसा लग नहीं रहा कि अब बहुत टाइम तक ऐसा रहने वाली है। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने वैसे कि इसका पूरा व्लॉग भी डाला है जिसमें बैक स्टेज भी ऐसे देख रहे हैं रोमन रेंस, जिमी ऊसो, जे ऊसो काफी फ्रेंडली है ऑब्वियसली बैक स्टेज, लेकिन अभी टेलीविजन के कैरेक्टर में इनको थोड़ा और पास आना थोड़ा सा बाकी है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। एपिसोड नंबर 545 ऑफ वॉइस ऑफ रेसलिंग। और इतने दिनों से जो मैं आपको WWE ID के नए प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ, इसके जो फर्स्ट जो लोग हैं, साइनी बोल सकते हो, जो भी आपको बोल रहा हूँ, टैलेंट बोल सकते हो, वो आ चुके हैं। WWE ID के ही ट्विटर हैंडल से बात आती है। ये 3 नेम है जिनको WWE ने साइन किया अपनी कंपनी में। अब ऑब्वियसली कोई फेमिलियर नेम है नहीं, क्योंकि इससे पहले एक एज स्टूडेंट ही अलग अलग रेसलिंग स्कूल्स एंड अकेडमी में काम करते थे, बट ये काफ़ी यूनिक आइडिया है। और मैं इसको ये भी देख रहा हूँ WWE इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो भी बहुत तगड़ी कर रही है। ऐसा नहीं कि बस अनाउंसमेंट कर दिया और गायब हो गए, लिटरली सोशल मीडिया पर पोस्ट कर करके वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने कुछ नया किया है। तो WWE अगर इस तरीके से अपनी टाइम और मनी इसमें इन्वेस्ट कर रही है, तो ये कुछ जो WWE में पहले भी टूर्नामेंट नहीं होते थे NXT के टाइम पे कि वहां से ऐसे टफ इनफ हुआ करता था पहले, उसके बाद NXT के जब डेवलपमेंटल टेरिटरी की तरह वो काम करता था और भी काफी सारे प्रोग्राम थे, तो अब इसको थोड़े अलग फैशन में दिखा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पे जाके, जैसे आज हम OVW की बात नहीं करते कि वहां से ब्रॉक लेसनर, बटिस्टा, जॉन सीना, ये सब निकल के आए हैं, तो शायद WWE ID के बारे में भी ऐसे बात करेंगे। एटलीस्ट जैसा भी देख के लग रहा है WWE जैसे से दिखाना चाह रही है। अच्छा बताना, इस रेसलमेनिया मैच के लिए कौन कौन एक्साइटेड रहेगा या कौन इसे रेसलमेनिया में देखना चाहता है। मुझे पता नहीं इसके बारे में अपना क्या ओपिनियन फॉर्म करूं, लेकिन एक बंदे ने इस ग्राफिक को पोस्ट किया, डीमन फिन बैलर वर्सेस बूगी मैन। और ये बूगी मैन आपको पता है रिसेंटली WWE काफी पोस्ट वगैरह भी इनके करे, काफी एक्टिव आपको दिखेंगे WWE के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और इस पर ना बूगी मैन ने खुद रिप्लाई भी कर दिया, आई लव इट करके उन्होंने लिखा है। अब देखो, मैच देखने में सही नहीं लग रहा कि यार कितना बढ़िया सा हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि फिन बैलर को बूगी मैन के साथ तुम क्यों ही लड़ाओगे, वो भी डीमन वाले कैरेक्टर के साथ। और बूगी मैन और फिन बैलर का अगर मैच होगा तो लोग ये नहीं बोलेंगे भाई फिन बैलर का मैच बूगी मैन के साथ क्यों हो रहा है, क्या इसका कोई सेंस या लॉजिक बनता है? क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो लगने में आइडिया तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन फिन बैलर को कंसिडर करते हुए फिर ये आइडिया उतना भी कुछ खास लग नहीं रहा। बट डेफिनेटली रेसलमेनिया तो नहीं, लेकिन किसी और शो के लिए ऐसा मैच WWE कर सकती है। बट उसमें फिर एक और प्रॉब्लम है कि डीमन फिन बैलर के कैरेक्टर को तो वैसे इतना प्रोटेक्ट करके चलते हैं, तो क्या इतनी हाई प्रोफाइल मैच इसको बनाया जा सकता है, कंसिडरिंग बूगी मैन को जिस तरीके से WWE यूज करती है। कभी उनको वो डरावना वैसे तो दिखाते नहीं जैसे शुरू में दिखाते थे, अब तो वो सिर्फ फनी वे में डरावना दिखाते हैं कि किसी को भी आके डरा सकता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम है। बट वैसे सुनने में तो सही लगा, बूगी मैन वर्सेस डीमन फिन बैलर। एक बड़ा इमोशनल ट्वीट आता है सैमी जेन का, उनको रियाद में सऊदी अरेबिया में मंडे नाइट रॉ में माइक पे प्रोमो कट करने का मौका मिला, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया और वो कैसे बताते हैं कि कैसे उनकी ये पूरी जर्नी रही है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था इस तरीके से वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, और कहते हैं भाई वो कितना अच्छा भी महसूस करते हैं स्टेज पर आके। और स्पेशली उन्होंने यहाँ पे अरेबिक में लिखा भी है जो उन्होंने अस्सलाम वालेकुम बोला था, कि कैसे वो हमेशा से ही बोलना चाहते थे और फाइनली ये चीज़ उनको करने का मौका मिला है रिंग के बीचों बीच खड़े होकर। सैमी ज़ेन के बारे में ये बात तो बोलनी पड़ेगी भाई, दिल का बंदा बहुत सही है। रेसलमेनिया 41 को लेके कितनी सारी भसड़ है वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। कौन मेन इवेंट करेगा, नाइट 1 कौन नाइट 2 करेगा, रोमन, रॉक, कोडी, ये सब क्या करेंगे, उसमें CM पंक, जॉन सीना, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब रेसल वोर्ड्स ने एक आइडिया डिस्कस किया है जो कि पॉसिबली WWE का एक प्लान या फिर बैकअप प्लान है रेसलमेनिया 41 के लिए। तो उन्होंने ऐसा बोला कि अगर देखो रॉक और रोमन रेंस का सिंगल्स मैच होता है रेसलमेनिया 41 में, तो ऑब्वियसली कोई चांस ही नहीं है कि वो मैच रेसलमेनिया नाइट 2 का मेन इवेंट ना करे, मतलब उसका तो वो स्पॉट तय है। बट फिर ऐसे में कोडी रोड्स का क्या होगा? तो अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसी डायरेक्शन के साथ WWE आगे जा रही है, तो इसका मतलब कोडी रोड्स का जो रेसलमेनिया मैच होने वाला है वो टाइटल के ऊपर ही फोकस करने वाला है, कि कोडी रोड्स की टाइटल की जर्नी, कौन उस टाइटल के लिए कोडी रोड्स को फेस करेगा, एंड देन फिर नाइट 1 में कोडी रोड्स फेस करेंगे किसी एक बंदे को, और जहां पे वो अपनी चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखेंगे। और ये भी अभी उन्होंने बात कंफर्म की है कि WWE ने तो कोडी रोड्स के टाइटल रेंज से बहुत बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। भले ही स्टोरी लाइन के अंदर वो ड्रामा या फिर
फिर वो सस्पेंस या वो एक स्टोरी टेलिंग जो भी आपको उसे बोलना वो सब मिल नहीं रहा हमको उतना खास, लेकिन जिस तरीके से एज चैंपियन WWE को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज़ ने WWE को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। जैसे कि हमने लोगन पॉल के केस में भी देखा था कि उस टाइटल के साथ भले ही उन्होंने स्टोरी में आपके लिए इतना कुछ खास नहीं किया, मैचेस जब देते थे बढ़िया देते थे, लेकिन वो उन्होंने कम दिए। तो कोडी रोड्स को भी वो मतलब लोगन पॉल की तरीके से नहीं, ऑब्वियसली वो देखने के नजरिए की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये WWE इस समय रेसलमेनिया 41 और कोडी रोड्स के बारे में सोच रही है। मैं तो वैसे अभी भी फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि कौन सा मैच मुझे चाहिए रेसलमेनिया में, बट इतना तो है कि यार मैं चाहूंगा कि रोमन और जो रॉक का मैच है वो जब हो ना तो एक साथ दोनों रिंग में वो ट्रिपल थ्रेट करके थोड़ा सा मजा सा भी खराब हो सकता है कि यार अब वो रोमन और रॉक के सिंगल्स मैच की वैल्यू उतनी फील नहीं होगी। तो ये मुझे लगता है, बाकी ट्रिपल थ्रेट भी होगा तो भाई मैं फिर क्या ही बोलूंगा, जो भी है WWE सोच समझ के करे, मैं तो बस यही बोलूंगा। WWE के करंट क्रिएटिव हेड ट्रिपल एच के बारे में फॉर्मर WWE के हेड राइटर ने कुछ ऐसी बात बोली है जो कि अगर रियलिटी में बदल जाती है तो भाई WWE का लैंडस्केप आने वाले टाइम में चेंज हो जाएगा। तो विंस रूसो ने, आई थिंक मैंने इस बात को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छेड़ा था, वो ये कहते हैं कि मैं कुछ बात बोलने वाला हूं 2025 के लिए, और वो ये कहते हैं कि 2025 तक आते आते जो ट्रिपल एच हैं वो WWE कंपनी से निकाले जा चुके होंगे। और विंस रूसो ने ऐसा क्यों बोला, वो ये कहते हैं कि क्योंकि एरी मैनुअल के पास द रॉक हैं जिनको WWE की पूरी नॉलेज है, WWE में जब भी मतलब रॉक की जब भी बात आती है तो वो चीज़ों को कंट्रोल करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में ट्रिपल एच का वहां पर क्या काम है, कोई वही बंदा आएगा जो कि रॉक के रेफरेंस से होगा। जैसा ब्रायन गेविट्स के बारे में बहुत सारी बातें सुनते हो कि ब्रायन गेविट्स सारी WWE चीज़ों को देखते हैं, जब भी रॉक की स्टोरी लाइन की बात आती है तो ब्रायन गेविट्स वो बंदे होते हैं जो कि रॉक की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर रॉक वहां पर है नहीं। तो एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे ट्रिपल एच की कोई जरूरत महसूस होगी नहीं, रॉक अपनी तरफ से सारी चीजें कर सकते हैं, तो फिर वहां पे फिर ट्रिपल एच का काम क्या है। तो ये बड़ा वियर्ड लग रहा है भाई सुनने में, लेकिन WWE के हेड राइटर रह चुके हैं जो उन्होंने ये बात बोली, जिन्होंने ना सिर्फ चीजों को पास से देखा है बल्कि इस प्रोसेस का वो पूरा पार्ट रहे हैं और उन्होंने अपने इनपुट दिए, अपनी स्टोरी लाइन चलाई है। तो यार देखते हैं फिर क्या होगा 2025 में, क्योंकि पर्सनली ट्रिपल एच के ऊपर एक बिलीफ तो है कि उनको एक चीज़ को सस्टेन करना आता है। जैसे विंस के केस में बहुत ऐसे होता था, ट्रिपल एच के केस में बोलता हूँ बहुत बार कि भाई कभी वैसी चीज़ नहीं होती और भाई ये क्या हो गया, लेकिन फिर वो ऐसा भी लगता है कि चल थोड़ा स्टेबिलिटी तो है, एटलीस्ट स्टोरी लाइन की वीक बाय वीक प्रोग्रेशन वाली चीज़ भाई के लिए बहुत प्रॉप्स देने पड़ेंगे ट्रिपल एच को, ऑब्वियसली हर जगह नहीं होता। तो बड़ा वियर्ड है, अगर सही में ट्रिपल एच 2025 के बाद निकल गए तो फिर तो ऐसा लगेगा भाई अब ऐसा नहीं लग रहा कि इस WWE में तो कुछ बचा ही नहीं। विंस मैकमैन के बारे में बहुत सारे बड़े खुलासे हुए हैं और ये खुलासे ये उनकी लॉ सूट उनसे रिलेटेड नहीं है, वो बातें मैंने वैसे ही बतानी छोड़ दी क्योंकि वो हो गया तो हो गया, अब निकलो भाई, जब कुछ रिजल्ट आएगा तब बोलेंगे उसके बारे में। लेकिन मार्क शपीरो जो कि TKO के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये बताया कि रिसेंटली वो गए थे खाने पर विंस मैकमैन के साथ, उन्होंने साथ में बैठ के खाना पीना खाया और विंस मैकमैन ने अपना ओपिनियन दिया है WWE के करंट प्रोडक्ट के बारे में। वही बताओ, आप सुनने में एक्साइटेड हो गए कि क्या बोला विंस मैकमैन ने। तो मार्क शपीरो बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे विंस मैकमैन करंटली जो WWE के साथ चीज़ें चल रही हैं, बट उन्होंने साथ में ये भी बोला कि मैंने कोई ओपिनियन मांगा नहीं था भाई विंस मैकमैन से, उसने खुद ही बोला है। और साथ में ये भी पता चला, मतलब हम सबको क्या लग रहा था कि विंस मैकमैन पूरे इस बिजनेस से आउट हो चुके हैं, वो रियलिटी है नहीं। मार्क शपीरो ने ये बोला कि बैठ के हम बात कर रहे थे, बहुत अच्छा खाने पे था, मैं ब्रेकफास्ट किया था वैसे उन्होंने साथ में, तो कहते बहुत मस्त हमारी जो बातचीत है वो रही। और वो ये भी कहते हैं कि भले ही बिजनेस के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है, क्या हम डिसीजंस लेते हैं, लेकिन स्टिल शेयर होल्डर है विंस मैकमैन WWE कंपनी के, उतना नहीं जितना पहले थे, लेकिन अभी भी कुछ जो उनके स्टेक्स हैं वो WWE या फिर TKO ग्रुप होल्डिंग्स के अंदर हैं। तो ये बात तो मतलब अब तक तो ऐसे ही हमने सुनी थी कि बिल्कुल ही सारे शेयर वेयर बेच बाज के विंस मैकमैन निकल चुके हैं, WWE की तरफ उनकी कोई नजर नहीं है, लेकिन सीन वैसा है नहीं। और मैंने आपको बोला भी था भाई, विंस मैकमैन ऐसा बंदा है कि WWE उसके प्रोफेशनल रेसलिंग, उसके खून में सारी चीज़ें, उसके रगों में सारी चीज़ें दौड़ती हैं, तो फिर वो उतना भी पूरा आउट हो नहीं सकते। और इन फ्यूचर अगर वो बिजनेस अपने जिस पे काम कर रहे हैं इस वाले बिजनेस के ऊपर भी आ सकते हैं वो। और विंस मैकमैन WWE कंपनी के शेयर होल्डर है, उस बात को बहुत ज़्यादा भी सीरियसली मत लेना, क्योंकि TKO ग्रुप होल्डिंग का तो मैं भी शेयर होल्डर हूँ, तो भाई इतना ही बोलूँगा। मंडे नाइट रॉ में जे ऊसो ने सैमी ज़ेन के बारे में जो सैमी ऊसो बोला था, रेसल वोट्स ने ये बताया भाई कि वो जो चीज़ है वो पूरी तरीके से अनस्क्रिप्टेड थी, प्लान्स में कुछ ऐसा था नहीं कि प्रोमो में जाके कोई सैमी ऊसो जैसा वर्ड या नेम उनको ड्रॉप करना है, लेकिन जो क्राउड से फीड किया जे ऊसो को, तो उन्होंने वहाँ पर वो मूवमेंट बनाने के लिए सैमी ऊसो वाला भी जो नेम है वो ड्रॉप कर दिया था। ये मैं
आपको ऐसा नहीं कि कोई बहुत अलग चीज़ हो गई है, इससे पता चलता है कि कितने कैजुअली भी अब चीज़ें जैसी लिखी होती हैं वैसी ही नहीं बोलनी होती। विंस के टाइम में भाई बहुत ऐसा था कि एक लाइन में अगर तुमने इज का आर भी कर दिया तो भाई तुम पकड़े जाओगे, फिर तो लगेगी तुम्हारी क्लास, तुम पे उतना भरोसा किया नहीं जाएगा। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा कैजुअल और फ्रीडम के साथ सुपरस्टार्स प्रोमो कट करते हैं, और इसीलिए अभी आप मेरे रिसेंट भी रिव्यूज़ देखना भाई, प्रोमोज के ऊपर ना चाहते हुए भी मैं ज़्यादा बात कर लेता हूँ, वो इसी वजह से क्योंकि अब जो प्रोमोज की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई है। उसकी वजह से ऐसा लगता है कि भाई प्रोफेशनल रेसलिंग में ध्यान दे ही क्यों, इसको तो तब देखेंगे ना जब पीएलई की बात आएगी। तो ये एक बड़ा चेंज है जो मैंने भी नोटिस किया, मतलब रिव्यू बनाते बनाते कि हाँ यार अब प्रोमोज कुछ अलग फील होते हैं। अरे भाई ये गोल्डबर्ग ने क्या स्टेटमेंट दे दी, ये तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आने वाली। उनसे पूछा कि 2025 में तुम्हारा रिटायरमेंट होने वाला है तो तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में, तो वो कहते हैं यू आर नॉट रिटायर्ड अंटिल यू आर DEAD इन रेसलिंग बिजनेस। समझ रहे हो इससे क्या कहना चाह रहे हैं? ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर हो गया विंस मैकमैन की बात से भी। अगर इसको सार्कास्टिक वे में भी ऐसे लिया जा सकता है कि गोल्डबर्ग तो है ही रिंग के अंदर, तुम उनके साथ आते थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है कि बंदा उल्टा सीधा ना पटक दे, तो मतलब गोल्डबर्ग ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे साथ यहाँ आखिरी मैच करके फिर तुम डन हो गए, मतलब इसको इस तरीके से लिया जा सकता है। अगर अभी ट्विटर खोल के मुझे ऐसे कमेंट या फिर ऐसे रिप्लाईज ना देखे गोल्डबर्ग की इस बात में, ऐसे बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, गोल्डबर्ग के बारे में एक स्टेटमेंट और भी दी है बुली रे ने, अभी रिसेंटली आए भी थे वो, तो वो ये कहते हैं कि अगर तुम प्रोफेशनल रेसलिंग में वापस आ रहे हो ये बोल के कि तुम्हारी जो बुक है उसको अब तुम बंद करना चाहते हो, फाइनल तुम अपना जो पेज है उसको राइट कर रहे हो, तो ठीक है। लेकिन अगर तुम लास्ट मैच इसलिए करने आ रहे हो कि तुम अपना विन जो रिकॉर्ड है उसके अंदर ये दर्ज करवाना चाहते हो कि आखिरी रिटायरमेंट मैच के अंदर मैं जीता था, तो भाई दिस इज ऑल ईगो। ऐसा करके वो थोड़े से बरस गए हैं गोल्डबर्ग के ऊपर। सोचो अगर गोल्डबर्ग सही में अपने रिटायरमेंट मैच में जीत जाते ना, कुछ अलग ही लेवल का कलेश होने वाला है सोशल मीडिया पे। एक तो वैसे ही लोग गोल्डबर्ग को लेके भरे पड़े रहते हैं, अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर तो भाई अब भगवान ही माले क्या चीज़ होगा। अच्छा, इसको इस तरीके से ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह भी फ्लैश किया जा सकता है, लेंसे एनवाई इसी तरीके से अगर इस नाम को प्रोनाउंस करते हैं, जो कि WWE में पहले भी हमको दिख चुके हैं। वो शेन मैकमैन, ड्रू मैकिंटायर, रोमन रेंज वाली स्टोरी मैंने आपको बताया था, ऑफिशियली WWE के साथ ये साइन कर चुके हैं। और ये अभी नहीं हुआ, अभी से कुछ महीनों पहले ही WWE इस चीज़ को कर चुकी है। बट प्रॉब्लम ये है कि लेंसे एनवाई अभी 100% फिट नहीं है, वो अपनी किसी रिकवरी के प्रोसेस में है, इसलिए अभी वो WWE के पास अवेलेबल नहीं है स्टोरी लाइन में यूज़ करने के लिए। वैसे WWE के साथ वो साइन हो चुके हैं, तो मतलब जो ऑफिशियली कंफर्म जो हमको दो नाम पता चले हैं वो है हिकू लियो टल्ला टोंगा, जिनका WWE नाम ट्रेडमार्क किया है, और दूसरा लेंसे एनवाई। तो ये दो बंदे तो ऑलरेडी आके बैठ चुके हैं, अब बस स्टोरी लाइन में इनका यूज़ करना बाकी है। तो अगर हम मान रहे हैं कि दो नेक्स्ट ब्लड लाइन के बंदे कौन होने वाले हैं, तो वो यही दो हैं। एक वैसे स्पेकुलेशन या रूमर था शायद कि उनको हो सकता है ब्लड लाइन की स्टोरी में ना डालें, लेकिन अभी ज़रूरत के हिसाब से शायद उनकी सीधा एंट्री बन सकती है, और एंट्री बन गई तो फिर वही है कि अपना ब्लड लाइन खाता तो चल ही रहा है, उसमें नौकरियाँ सबको मिल रही है। ब्लड लाइन नौकरी योजना पता नहीं आपको मज़ा सा आएगा ये बात सुन के या थोड़ा अटपटा अजीब लगेगा, जो कि होने वाला है शायद हम लोगों के लिए। मंडे नाइट रॉ आपको बड़े ही वियर्ड टाइम में भी दिखेगी इंडिया में भी। तो मैंने आपको बताया था भाई, ये तो मैंने काफ़ी सही चीज़ पकड़ लिया, थोड़ा सा मुझे भी लगा वाह भाई क्या बात पकड़ी है रोहित तूने। तो मैंने आपको बताया था कि WWE का जो रोड टू रेसलमेनिया होने वाला है वहाँ पर वो USA से बाहर भी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जाने वाले हैं, तो फिर वैसे में शोज़ जो है टेप होंगे। लेकिन फिर मैंने आपसे ये भी बोला था कि भाई नेटफ्लिक्स तो नेटफ्लिक्स है, उसकी कोई ऐसा टाइम थोड़ी है, तो वो तो बस उसको डाल सकते हैं वहाँ पे, जब भी वो एयर होगा उसको उसी टाइम पे वो लाइव कर सकते हैं। ऐसे कोई टीवी केबल जैसी रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि उसका एक टाइम स्लॉट है कि 8 बजे ही होना चाहिए, ताकि बाकी शोज भी फिर उस हिसाब से चले जो चैनल के ऊपर दूसरे भी चलते हैं, जैसे 8 बजे से पहले वाला और 11 बजे के बाद वाला जो रॉ की टाइमिंग है। तो अब ये पता चला है कि नेटफ्लिक्स ने तो हरी झंडी दे दी है WWE को कि भाई हम तो रेडी है, अगर तुम्हारा यूरोप में शो चल रहा है, भले ही US के हिसाब से बज रहे हैं दिन का टाइम, तो तुम उसी टाइम पर इस शो को जो है लाइव कर सकते हो। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक वो सेम टाइम पर ही, जैसे हमारे लिए सुबह 5:30 बजे, अब तो वैसे 6:30 हो गया, उस टाइम पे होती है, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस हिसाब से अगर ऐसा है तो हमें भी इंडिया में जो रॉ है वो रात में आएगी। और ये स्मैकडाउन के लिए नहीं बोल रहा, मैं रॉ के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो शोज जो है फिर नेटफ्लिक्स उसको फ्रीडम देगा, और जो USA नेटवर्क है वो ऐसा नहीं करने वाला। तो फिर आप हो सकता है 12 बजे, 1 बजे, 11:30 बजे ऐसे होगा मंडे नाइट रॉ, जो कि आई थिंक इससे पहले तो हुआ नहीं। अब तक PLE के लिए ही हम लोगों ने देखा है। तो नेटफ्लिक्स है एक बहुत बड़ा चेंज तो होने वाला था, इन छोटी छोटी चीज़ों से पता चल रहा है कैसे रॉ और स्मैकडाउन बिल्कुल अलग अलग से फील हो रहे हैं। और भाई आज की इस वीडियो के लिए आप इसे कर सकते हो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए। मैं चला, और तब तक आप लेते रहो जिंदगी के मजे।